कि नई बीमारी आई जहाँ लोगों के समझ में कुछ आई कि अब की बार तो दुनिया समाज ऐसी फोबिया पैदा हो गया कि भाई यह बीमारी कोरोना है, कोरोना लड़ जाएगा, कोरोना से मौत हो जाएगी। तो एक दूसरा ने देखता ही भागता जानी बिजली की जहाँ करंट लागू है। तीसरा विकराल रूप लेगी, वो भयानक भी हो सकता है। घबराई नहीं इस बीमारी से, क्योंकि घबरागो ना जब को मरगो। 12-12 घंटे तक लगातार काम किया, 14 घंटे तक लगातार ड्यूटी, उसके बाद 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड मिलता था। दिल्ली में राजीव गांधी एक्सीलेंट नेशनल अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया, जो कि मेरे लिए गर्व की बात है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ नीम का थाना के अंदर। पहला भगवान हुई और दूसरा डॉक्टर हुई, तो आप हरि सिंह जी सैनी ही बक घरा पधारे हाँ आज नीम का थाना के अंदर। तो हम आप बातचीत करांगा और यहाँ का अवार्ड सम्मानित तो हेड़ा ही कि पूरा भारत में 100 लोगों ने अवार्ड मिले हो, जका मो हरि सिंह जी सैनी ही बन भी मिले हो। आका घर आप पहुँचे हाँ बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम सा राम राम। देखो गांव हमारा पैतृक गांव बबाई में ढाणी गोरवाड़ा है, लेकिन अब की स्थिति ने देखता हुआ, बच्चा का भविष्य ने देखता हुआ, मैं नीम का थाना के मायने मोदी बाग में पिछला 1 साल से रह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा है। जब भी हम दिल्ली से आते हैं तो यातायात के सुगम संसाधन अच्छे हैं, इसलिए मैं ये विचार करूँ कि अपन नीम का थाना में स्थायित्व कर लेना चाहिए। कोरोना काल के अंदर जो थी मिसाल कायम करी है, जो पूरा इंडिया लेवल के ऊपर 100 लोगों के अंदर एक थे भी आया हो। जी देखो खुशबू जी, मैं दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक हॉस्पिटल एंड मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अफसर के पद पे पिछले 12 साल से पदस्थापित हूँ। कोरोना का जो ये तीसरा युद्ध आया, जैविक युद्ध, इसके अंदर दुनिया में एक तरह की उठापटक सी हुई कि नई बीमारी आई जहाँ लोगों के समझ में कुछ आई कि अब की बार तो दुनिया समाज ऐसी। लेकिन साधन संसाधन और अपना लोग है ना, जो सेवा दे, जो टीम है, वो चिकित्सा कर्मियों की टीम है, वो पूर्ण रूप से इसमें काम किया। तो उस वैश्विक महामारी के अंदर मैंने भी 2 हाथ करवा का मौका मिला। मैं भी कोरोना जय की युद्ध बीमारी के मायने लोकनायक हॉस्पिटल 2000 बेड का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया, तो वहाँ मुझे सेवा देने का अच्छा मौका मिला। हमने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए लोगों की जी जान से सेवा की। जो थे सेवा दी है, तो कई ऐसी लोगों की टीम बनाई है और किस तरीका में सेवा देता है। देखो सबसे पहले तो लोकतंत्र की तीसरी आंख मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया हुए, जिन्होंने हमारे मनोबल को ऊंचा उठाया और हमारे जो चरित्र चित्रण और हमने जो काम किया उसको लोगों तक पहुंचाया। तो मैं मल्टीमीडिया, दूरभाष और ये प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और समाचार पत्र के प्रधान संपादक व पत्रकार लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। तीसरी जो बीमारी आई ना, ये तीसरा जो जैविक युद्ध आया, तो इसमें लोगों में एक तरह से ये फोबिया पैदा हो गया कि भाई यह बीमारी कोरोना है, कोरोना लड़ जाएगा, कोरोना से मौत हो जाएगी, ते परान हट जाओ, कोरोना हो जाएगा। मेरे एक दूसरा ने देखता ही भागता जानी बिजली की जहाँ करंट लागू है। लोगों का जाता जना कहता है ये कोरोना का वार्ड में काम करे, इसमें दूर हट जाओ, ये कोरोना का वार्ड में काम करे तो इसमें संपर्क मत बना जाओ। ये फोबिया था, लेकिन धीरे धीरे जो ही बीमारी विकराल रूप लेती गई, साधन संसाधन और भारत की जो महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमारे डायरेक्टर साहब मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश जी हैं, और एक मेरे आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर सत्यनारायण जी बासना सर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणा दी और इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में जो चिकित्सा कर्मी की टीम है ना, वह अच्छे संदेश दियो कि भाई घबराओ मत, बीमारी से जांच कराओ, साइन सिम्टम्स नज़र आता है जांच कराओ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाके सैनिटाइज़र लो, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ऐसे लोगों में संसाधन जुटाए, लोगों को अवेयर किया गया और सरकार ने भी काफ़ी अच्छे संसाधन जुटा के लोगों को अवेयर किया। तो उस बीमारी के अंदर हमें नर्सिंग इज़ द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल। नर्स होती है वो एक हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी होती है। नर्सेज के पहले चिकित्सक ने पेशेंट को देखा, उसके बाद में मरीज नर्स के पास आता है। तो नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते हमें मरीज की सेवा शुश्रूषा करने का पूरा समय मिलता था। हमने पीपी किट पहन के पूरी प्रोटेक्शन के द्वारा, प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के द्वारा लेके अच्छी सावधानी के द्वारा मरीज की सेवा शुश्रूषा करते थे। मरीज को बढ़िया न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट भी खिलाते थे और मरीज को हर चीज़ के लिए कहते थे, इसलिए मरीज की सेवा बहुत अच्छी तरह से करने का मौका मिला। देखो कोरोना की जो पहली लहर आई ना, उसके अंदर तो जांच होती थी, उसकी फिर पॉजिटिव आ गया तो उसको आइसोलेट भी करते थे। लोगों ने आइसोलेशन सेंटर बना दिए कि वहाँ रहो, 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड ले आप,
फिर लोगों को धर्मशालाओं में भी रखा जाता था। पॉजिटिव आता था तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करते थे, वहाँ पे न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट देते थे, सुबह लिक्विड पदार्थ देते थे, दोपहर में उसको खाना देते थे, शाम को फिर भी खाना देते थे। तो मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ओरल लिक्विड्स पदार्थों पे कह के उसको बढ़िया न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट देने का मौका मिलता था। बढ़िया खाना खिलाओ मरीज को, स्वस्थ रहो, मेडिटेशन योगा करो, इसलिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए किया गया। दूसरी जो लहर आई उसके अंदर त्राही त्राही मच गई कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, 80 से नीचे आते ही मरीज चला गया। लेकिन फिर भी देश ने अच्छी व्यवस्था की, ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा किया। अभी तीसरी लहर भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है, इसलिए हमें मजबूती के साथ सामना करना पड़ेगा और तैयार रह के हुई इस बीमारी को जड़ से मिटाने का सबूत है। वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन, इसलिए घबराना नहीं चाहिए, इसलिए बीमारी अभी रुकी नहीं है पूर्ण रूप से जी। और बीमारी आगे जो तीसरा विकराल रूप लेगी वो भयानक भी हो सकता है, इसके बारे में लोग आप बात करा कि भाई 2 लहर ही वह आ चुकी ही, सुनने में आवा है कि तीसरी लहर है, भी कभी आन का मतलब शंका है कि भाई वह कभी भी आ सका है। देखो अभी जो तीसरी लहर आएगी तो मैं तो लोगों को ये जनादेश दूंगा कि अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट का ध्यान रखें, मेडिटेशन योगा करें, सावधानी बरतें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी का फॉलोअप करें, सैनिटाइजर घर से बाहर जाते टाइम मास्क साथ लेके जाएं और आएँ तब मास्क को पहन के आएँ और हाथ को सैनिटाइज करते रहें, बार बार में सैनिटाइज करते रहें और अपने खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखें। कोई भी साइन सिम्टम्स नज़र आए, खांसी बुखार जुकाम, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके जांच करवाएं। घबराएं नहीं इस बीमारी से, क्योंकि घबराओ ना जब को मरगो, तो घबराना नहीं चाहिए व्यक्ति को। इस बीमारी से पूर्ण रूप से सुचारू रूप से इसकी जांच करवानी चाहिए। तो मैं लोगों को खुशबू जी ये संदेश दूंगा कि ये बीमारी अभी स्टेबल हो गई है, तो इस अचानक कभी भी विकराल रूप ले सकती है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। परिवार से बहुत लोगों ने, अपनी माताएं बहनों ने अपने बेटे खोए हैं, किसी ने अपना सुहाग खोया है, किसी ने कुछ भी खोया है। तो बाज़ार में भी मंदी का दौर आया है, लोगों के धंधे चौपट हो गए, लोग अपने घर में बैठ गए। लेकिन जान है तो जहान है, मारवाड़ी में कहावत है, इसलिए अपनी जान को बचा के व्यक्ति घर में रहे, संसाधनों का कम यूज करें, अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। बिल्कुल एक रोज़मर्रा की आवश्यकता बनानी चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, और चौथा मोबाइल आ गया तो 5वां व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मोबाइल और 5वां मास्क है ना वो यूज में लेना चाहिए। कि मास्क के बिना आप बिल्कुल सुरक्षित हो, तो मास्क बहुत ज़रूरी है खुशबू जी। मास्क एक दवा है, मास्क एक दुआ है, मास्क एक प्रोटेक्टिव लेयर है। देखो हमारी जो टीम थी वो आदर्श टीम थी, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग काम था। डॉक्टर का अलग था, नर्सिंग ऑफिसर का अलग था, और वार्ड बॉय का अलग था, नर्सिंग ऑर्डरली का अलग था, सफाई कर्मी का। प्रत्येक व्यक्ति कोरोना योद्धा के रूप में कहलाया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का काम अलग अलग था। मेरा काम नर्सिंग ऑफिसर के नाते मुझे टीम को मैनेज करने का था कि किस हिसाब से मेडिसिन देनी है, कैसे व्यक्ति का स्वाब लेना है, कैसे उसका नेजल स्वाब लेना है, कैसे व्यक्ति को टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी है और उसका क्या इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, कैसे उसके वाइटल्स लेने हैं टाइम टू टाइम। तो आ चीज़ों को मारो स्पेशल ध्यान तो कि नर्स है ना वो एक बैकबोन हुआ है, तो नर्स को बहुत बड़ो रोल सो ही कमायने, तो मैं भी बखूबी सु निभाए। देखो वैक्सीन के बारे में तो ये है कि दोनों डोज व्यक्ति को लगाएंगे तभी कारगर सिद्ध होगी। एक ले ली दूसरी डोज ने लगवाई तो भी कमायने भी को यूज कम होशी, तो व्यक्ति ने दोनों डोज समय के अनुसार लेनी चाहिए। अभी देखो बूस्टर डोज की भी लोग बता रहे हैं, हमारे साइंटिस्टों की टीम है, चिकित्सा कर्मियों की जो टीम है, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, भारत के वैज्ञानिकों की टीम है, वो क्या बताएंगे अगले आदेश के अनुसार। बच्चों की भी वैक्सीन आने की बातें चल रही हैं, तो इस हिसाब से वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है। जो टीम जो काम कर रही है वो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन का इफेक्ट भी अच्छा आता है। अभी 100 करोड़ लोगों की जो एक उपलब्धि हुई है देश के अंदर, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। वैक्सीन बहुत ही प्रत्येक व्यक्ति को अत्यंत समय के अनुसार अंतराल में लेना बहुत ज़रूरी है। थे एक भगवान का रूप में काम करूँ है, तो थाने आज तक जो अवार्ड के द्वारा कठे कठे नवाजे गए हैं। देखो ये तो सम्मान तो व्यक्ति के कामों को होता है, एक प्रोत्साहन के रूप में होता है कि व्यक्ति अच्छा काम करता है, उसको समय समय पे अनेक NGO, अनेक समाज सेवी, अनेक देश के अच्छे अवार्ड से नवाजा जाए तो उससे उसका मनोबल बढ़ता है। मुझे यहाँ के विधायक ने भी, तीनों MP हैं जो सीकर चूरू झुंझुनू के, तीनों MP लोगों ने प्रशस्ति पत्र दे के और टेलीफोन से दूरभाष से हमारे
हाव भाव भी पूछते रहे कि कैसा काम कर रहे हो। काफ़ी एमएलए लोगों ने भी, भामाशाहों ने भी, समाज सेवी अच्छा, एनजीओ दिल्ली में बैठा काम करता जना भी। हाँ, जना भी मारसू बात होती है। एमपी साहब का, नरेंद्र खिचड़ साहब का भी टेलीफोन आया, और यहाँ स्वामी सुमेरानंद सरस्वती जी का भी टेलीफोन आया। प्रेम सिंह बाजौर साहब ने भी अच्छा प्रोत्साहित किया। यहाँ के विधायक हैं जो क्षेत्रीय विधायक सुरेश जी हैं, मोदी साहब, उन्होंने भी अच्छा प्रोत्साहित किया। और दिल्ली में राजीव गांधी एक्सीलेंट नेशनल अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया, जो कि मेरे लिए गर्व की बात है। जैसे आज आप भी चल के आए हो, तो खुशबू जी आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हमारी आवाज़ आपके प्लेटफॉर्म पे आप जो ले रहे हो, बाइट ले रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, आप हमारी बात को जन जन तक पहुंचा रहे हो, तो इसलिए अच्छा सहयोग रहा। तो काफ़ी अवार्ड। अब मेरा अगला कदम है राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेशनल अवार्ड प्राप्त करना है, ताकि मेरी पहचान जन जन तक जाए, मेरा ऐसा संदेश दुनिया तक जाए। मेरा ये एक मोटिव थीम है कि मुझे राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा जाए। चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी के लिए एक मरीज भगवान होता है, तो उस भावना और थीम को लेते हुए मैं काम करियो। तो इसलिए हमने 12-12 घंटे तक लगातार काम किया, 14 घंटे तक लगातार ड्यूटी, उसके बाद 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड मिलता था। तो मरीज ही भगवान होता है, ये समझ के हमने इस तीसरे जैविक युद्ध में मरीज की जान बचाने की भरसक प्रयास किया। रही बात परिवार की, तो हमारे को सरकार ने, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री साहब ने भी सबसे पहला एक थीम दी कि कोरोना के दौरान अगर कोरोना योद्धा कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो वहाँ रहने की भी हमारी व्यवस्था थी, होटल दे रखे थे अच्छे सरकार ने, तो हम ड्यूटी के तुरंत बाद में होटल चले जाते थे। यहाँ मुझे 6 महीने में पहली बार घर आने का मौका मिला कोरोना के दौरान। तब मेरे बच्चे अपने दादा दादी के पास मेरे पैतृक गांव बवाई में रहते थे, और मेरी पत्नी एक कोरोना योद्धा के रूप में नीम का थाना के अंदर अपनी सेवाएं दे रही थी। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये जो जंग आई है, इसके अंदर अपने को बेस्ट कार्य करने का मौका मिला है, तो अपने को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी सेवा देनी चाहिए, जो हमने बखूबी से निभाया। देखो, सबसे पहले तो मेरे जगत जननी माता और पिताजी के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। मेरी माताजी हाउसवाइफ है, गृहिणी है, जो घर पे रह के काम करती है। मेरे पिताजी भारत सरकार में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से सेवानिवृत्त हैं, 2018 में वो सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने ही हमें जो थीम दी थी वो हमारे आदर्श हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं दिल्ली के सबसे बड़े लोकनायक हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरा छोटा भाई भारत सरकार के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर है, जो कि मेरे साथ रह के वहाँ बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं उन्होंने भी। अब वो प्राइम मिनिस्टर है, मुख्य पीएम नरेंद्र मोदी जी का हेल्थ कोऑर्डिनेटर लगा रखा है उनको दिल्ली के अंदर। मेरी वाइफ है, जो राजस्थान सरकार में यहाँ हेल्थ सुपरवाइज़र के रूप में पहले अडक्सर नागौर पोस्टेड थे, अब यहाँ पे माउंडा के अंदर पोस्टेड हैं। उन्होंने भी कोरोना के अंदर बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, जो दोनों अपना अध्ययन करते हैं। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे परिवार में 3-4 चिकित्सक भी हैं, जो कि अपनी सेवाएँ सुचारू रूप से संपादित करें। पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारी चिकित्सा फील्ड है, मेडिकल फील्ड है। मेरी सिस्टर है एक छोटी, जिन्होंने अभी पिछली साल RS मेंस लिखा था, अब वो जयपुर में रह के तैयारी कर रही है। वो बहुत ही मेरी प्रेरणा स्रोत है। छोटी बहन है, लेकिन बहुत ही एक अच्छी प्रेरणा स्रोत है। सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी कि जैसे कि कोरोना के अंदर जो भी आपके कोई माता पिता ने खोए, हर इंसान कोई ना कोई अपने निजी इंसान ने खो दिए, तो भी के लिए जो सरकार है बाको भी अनुसार निर्देश अनुसार है, और हाई कोर्ट है वह भी आदेश दे दी हो कि बने 50,000 रुपया मिलेगा। पुरुष और महिला दोनों बराबर होते हैं, सबको देश के अंदर समानता का अधिकार है। ये जो राजस्थान सरकार ने एक नियम लॉन्च किया था कि परिवार कोई अगर कोरोना से मौत हो जाएगी तो उसको ये पैकेज मिलेगा, तो वो पैकेज मिलना चाहिए। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए कि ये पुरुष है या महिला है। वो पैकेज प्रत्येक व्यक्ति, अगर उसने अपना घर का किसी भी सदस्य को खोया, उसके पास डेथ सर्टिफिकेट है कि ड्यू टू कोरोना के कारण ही की मौत हुई है, तो उसको ये अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। इस पे अगर कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, अंत में आपने दर्शकों के कहना चाहूँगा? मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना से घबराए नहीं, गाइडलाइन का पालन करें, अच्छा खाएं, अच्छा मौज मस्ती से संसाधनों का यूज में लें, मास्क लें, सैनिटाइजर यूज में लें, डिस्टेंस का दूर ध्यान रखें, भीड़ भाड़ भरा इलाकों में कम से कम जाएं, अपने घर पे रह के अपना बच्चे स्वाध्याय करें, कमाने वाला व्यक्ति कमाए और काम करने वाला व्यक्ति घर का काम करे। घबराए नहीं कोरोना से, कोरोना का डटकर मुकाबला करें। हरि सिंह जी से नहीं आप मिले हाँ, बातचीत करी, बहुत ही अच्छो लग्यो कि काफ़ी चीज़ों के बारे में आपने ये बताई है, और काफ़ी अवार्ड ही जो
ब मिलिया ही कि इतनो अच्छो जो ये काम करो है कोरोना काल में अपनी सेवा दी है वो बहुत ही अच्छो काम है। आने हमारी तरफ भी हार्दिक कामना ही कि भाई जया काम करो है मैं करता रही। वीडियो के बारे में थारी की राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ और वीडियो है यो थारे दोस्ता के साथ में शेयर ज़रूर करियो और चैनल ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो। जय हिंद जय राजस्थान।